अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम CSS सीरीज़ और उर्दू पॉइंट पे आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाजिर है। हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स की सक्सेस स्टोरी, मुकाबले के इम्तिहान जो पाकिस्तान में दिए जाते हैं, PMS का इम्तिहान या CSS का इम्तिहान जो तालिब इल्म दे रहे हैं, उनके जो सवालात हम तक पहुँचते हैं या जो सवाल हमारे साथ तालिब इल्म शेयर करते हैं, उनके जवाब अपने इस प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों से जानते हैं। आज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं और इन्होंने PMS इम्तिहान क्वालिफाई किया। इनका नाम है मोहम्मद अलमास सबी। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अलमास साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह अब आप अफसर बन गए हैं, एक मुख्तलिफ फीलिंग है। आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है अलमास साहब? इम्तिहान से पहले किन इदारों में आप तालीम हासिल की आपने? इम्तिहान से पहले मेरी जो ग्रेजुएशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से है। मैंने वहाँ से पॉलिटिकल साइंस के अंदर अपना BA ऑनर्स कंप्लीट किया है पॉलिटिकल साइंस मेजर्स के साथ। उसमें एलाइड में मेरे हिस्ट्री था, लिटरेचर था उसके माइनर सब्जेक्ट्स के अंदर। उसके बाद मैं कुछ अर्सा लॉ की प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ अमजद परवेज़ साहब के साथ, जो कि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफ्दर के जो लॉयर हैं बेसिकली, उनके साथ मैं आई बीन एसोसिएट आप उनके साथ काम? जी बिल्कुल। आपने इम्तिहान कब दिया था ये PMS का इम्तिहान? मैंने ये 2017 के अंदर, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि वो वक्त अब इतना ज़्यादा हो गया है और फिर ये कि हमारी दफ़ा थोड़ा स्केड्यूल जो था उसके अंदर उन्होंने लूज़ किया था अपना टाइम को, यानी कि थोड़ा ज़्यादा डिले कर दिया था। तो आई गेस 2017 के अंदर मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, दिसंबर 2017। अच्छा अलमास साहब, अगर हम देखें जो ये मुकाबले के इम्तिहान हैं, CSS और PMS में क्या फ़र्क है? मैं तो, हो सकता है बहुत से लोग मेरी इस राय से इत्तेफाक ना करें, लेकिन अब आके बहुत से लोग इससे इत्तेफाक करना शुरू हो गए हैं। बल्कि हालिया रिज़ल्ट जो PMS का है वो आपके सामने है कि तकरीबन 16,000 के करीब कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे और 137 के करीब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पास कर सके हैं। तो जो बज़ाहिर उसकी शक्ल है, उसकी शबाहत है, वो तो तकरीबन एक ही जैसी है, यानी CSS और PMS की, जिसके अंदर 1200 नंबर का रिटन है और उसके बाद एक इंटरव्यू एग्ज़ाम है, आपने वो दोनों को क्लियर करना है। लेकिन जहाँ तक कंपटीशन की बात है, चूँकि ये पंजाब एक सेंट्रिक एग्ज़ाम है और CSS के अंदर भी ज़्यादा कंपटीशन पंजाब का होता है, सो मैं इसे ये कहता हूँ कि शक्ल व शबाहत के एतबार से दोनों एक जैसे हैं, लेकिन जो उसके अंदर मुकाबले की फ़िज़ा है वो PMS की ज़रा ज़्यादा सख्त है। अच्छा, PMS की ज़्यादा है CSS की निस्बत? जी, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अगर आप एनालिसिस करें, उसकी डीपर एनालिसिस करें CSS के एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके अंदर आपको एक एवरेज ये मिलती है कि 200 प्लस के करीब होती हैं जो सीट्स होती हैं। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स होते हैं। लेकिन PMS के अंदर जो है वो यूजुअली एक ही केडर है, एडमिनिस्ट्रेशन का केडर, जिसको वो यहाँ पे कवर अप कर रहे होते हैं, जिसके अंदर इस PMS के एग्ज़ाम में आज तक की सबसे ज़्यादा सीट्स, या वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं कि अभी तक की सबसे ज़्यादा सीट्स आई हैं 85 के करीब। हमारी दफ़ा लेट से 32 सीट्स थी, PMS 8 की सिर्फ 16 सीट्स थी। अब अगर आप CSS के एग्ज़ाम को देखते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन बिलाखिर होता है पंजाब के लोगों का, आबादी भी सबसे ज़्यादा है, कंपटीशन भी यहाँ सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस एग्ज़ाम के अंदर वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वही पंजाब है जो CSS के अंदर है, और यहाँ पे वो 16-17 सीटें या 20 सीटें या 30 सीटें होती हैं जिनके लिए वो कम्पीट कर रहे होते हैं। तो वो रेशो कम होती हैं और लोग ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अगर हम PMS एग्ज़ाम की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कब कोई तालिब इल्म इसके लिए एलिजिबल होता है और ये साल में कब दिया जाता है? तैयारी कब स्टार्ट की जाती है? इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही CSS वाला है, यानी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, 14 साल की तालीम आपके लिए इसकी बेसिक शर्त है। आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप क्वालिफाइड हों और डिग्री आपकी यानी किसी भी चीज़ के अंदर हो, आपकी डिवीजन कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता। जहाँ तक एग्ज़ाम का डिवीजन कोई मैटर नहीं करती, कोई मैटर नहीं करती, बस पास आपको होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि जहाँ तक सवाल है आपके कि एक साल में आप कितनी दफ़ा दे सकते हैं? एक साल में आप उसे एक दफ़ा दे सकते हैं। होता भी एक दफ़ा है? एक ही दफ़ा होता है। कब होता है यूजुअली? अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा PPSC का फ्लॉ मौजूद है, क्योंकि अभी तक PPSC ये अपना टेन्योर तय नहीं कर पाई, क्योंकि CSS का तो आपको पता है कि 15 फरवरी या 18 फरवरी में यूजुअली एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम हो जाता है। लेकिन PMS का जहाँ तक मसला है, PPSC अभी तक ये डेट डिक्लेयर नहीं कर पाई, कोई डेट सेट नहीं कर पाई कि वो कब होगा एग्ज़ाम। उसके अंदर PPSC का खुद अपना भी कुछ ज़्यादा कसूर नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे SNGAD डिपार्टमेंट होता है, जब उन्होंने उनकी सीट्स भेजनी होती हैं तभी वो जाके PPSC उन सीट्स को डिक्लेयर करता है और उसके फिर अगेंस्ट जो है वो एग्ज़ाम होता है। लेकिन ये हर साल हो रहा है अब एग्ज़ाम,
और अब इसके अंदर ये है कि साल में ये एक ही दफ़ा होता है। पिछली दफ़ा ये मार्च के अंदर आई गेस हुआ है, अब नेक्स्ट का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कब होगा, लेकिन ये साल में एक ही दफ़ा होता है। और एक कैंडिडेट कितनी दफ़ा ये एग्ज़ाम दे सकता है? एक कैंडिडेट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह CSS में आप 3 दफ़ा दे सकते हैं, इसमें भी 3 ही दफ़ा एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अच्छा, और जो इसका रिटन एग्ज़ाम है और इंटरव्यू है वो इकट्ठे ही पास होते हैं और इकट्ठे फेल होते हैं? नहीं, इसके अंदर ये होता है कि रिटन एग्ज़ाम पहले होता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप वाइवे में ड्रॉप हो गए हैं, आप नहीं क्वालिफाई कर सके, तो फिर आपका रिटन भी ख़त्म? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि एलोकेशन की गेम है इसके अंदर सारी। अगर आप रिटन में फेल हो चुके हैं फिर तो वैसे ही गेम ओवर हो फिर चुकी तो है। आप एलिजिबल अगर आप वाइवा में भी ओवर हो चुके हैं, यानी वाइवा को भी अगर आप पास नहीं कर सके, दोनों में अपनी अपनी जगह पे पास करना ज़रूरी होता है इसमें एलोकेट होने के लिए। दोनों में से किसी एक भी चीज़ में अगर आप फेल हो जाएं तो आप एलोकेट नहीं हो सकते अपने फाइनल एलोकेशन के लिए। अलमास, इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे लोग हम इस प्रोग्राम को देखेंगे भी, बहुत से लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, आपने क्वालिफाई किया, क्या ख़ास बात थी? क्या लगता है आपको? प्लानिंग अच्छी थी, आप ज़हीन हैं, आपका नॉलेज ज़्यादा था, क्या था? ये बहुत मुश्किल सवाल है बहरहाल, क्योंकि इसमें मैं खुद अपना जज बन नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है कि जितने पास करने वाले लोग हैं जिनके अंदर एक कॉमन ट्रेट है, वो हो सकता है मेरी राय से लोग इख्तिलाफ करें, जहानत तो बिल्कुल नहीं है उसका एक कॉमन ट्रेट। जहानत इज़ नॉट द क्राइटेरिया टू पास दीज एग्जाम्स वेदर इट इज़ CSS और PMS। जो क्राइटेरिया है वो 2 चीज़ें हैं। एक, आप कमिटेड हो के अपने काम के साथ जुड़े रहें। परसिस्टेंस आपका पहला क्राइटेरिया है, यानी आप अपने उस सारे फेज़ को, जो तैयारी आप कर रहे हैं, वो आप जारी रखें। वो जारी रखें और वो कॉन्सेंट्रेटेड तैयारी होनी चाहिए। सॉरी। दूसरा, उसके अंदर आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए, यानी गोल ओरिएंटेड तैयारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करने जा रहे हैं, आप कितने मार्क्स के लिए आप मैदान के अंदर उतर रहे हैं। और एक और जो चीज़ जो तीसरी है वो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्योंकि हम जब ग्रेजुएशन करके आते हैं, हमारे मुल्क के हालात भी कुछ इस तरह के हैं, इकोनॉमिक के, हमारे यहाँ जॉब के मसाइल कुछ इस तरह के हैं, हमको बहुत अच्छी फैमिलीज से अक्सर लोग होते हैं जो कि नहीं आते, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, उनके इकोनॉमिक बर्डन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस तैयारी के दौरान स्वे ना होना, डिस्ट्रैक्ट ना होना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये पढ़ने से ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पढ़ने के दौरान आपको 1200 नए ख्वाब आ रहे होते हैं, नई चीज़ें आ रही होती हैं कि फ़लानी जगह पे जॉब आई है यार, वो भी अप्लाई कर दें, फ़लानी जगह पे जॉब आ रही है वो भी अप्लाई कर दें। तो अमूमन बच्चे जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि शायद नेचुरल है यहाँ पे पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस को सामने रखते हुए। आपका एक एज फैक्टर भी है जिसमें आपसे पेरेंट्स ख़ास किस्म की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जिसमें आपके इकोनॉमिक बर्डन है, और आपके फेलोज कुछ ना कुछ कर भी रहे होते हैं, यकीनन ये भी हो जाता आपको है उनको देख के एक बड़ा कि वो शायद आगे चले गए, आप कॉम्प्लेक्स में आप चले जाते हैं, और वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो आपको फिर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। फिर एक और बात ये होती है कि तैयारी के दौरान बैठ के मगन हो के पढ़ना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। आप तो खुद डॉक्टर है माशाल्लाह, आपको हमसे बेहतर पता है कि पढ़ना जो है उसमें किताब बैठ के पढ़ना, किताब को पढ़ना, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन, ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम, सबसे मुश्किल काम है जनाब पढ़ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसीलिए इतनी माशाल्लाह इसके बाद प्रोटोकॉल भी है, इतनी इज्जत भी है। आपकी जो तालीम थी उसका आपके एग्ज़ाम से कोई ताल्लुक़ था? मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा, खुसूसन मेरे एग्ज़ाम के अंदर क्योंकि मैं लॉ की प्रैक्टिस कर रहा था, तो एक ख़ास हद तक वही बात साइकोलॉजिकल के, अब मुझे ये भी इशू था कि मैं लॉ के अंदर रहूं, क्योंकि मैं एक अच्छे चेंबर के अंदर काम कर रहा था, वहाँ पे मुझे एक्सेल करने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, एंड आई एज्यूम कि मेरे बॉस मुझसे हैप्पी, खुश थे उस सारी चीज़ के अंदर। लेकिन साथ ही साथ वो एक होता है, एक सोसाइटी आपको एक ख़ास तरीके से वो कर रही होती है, एज्यूम कर रही होती है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बगैर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब मेरी तालीम का इसलिए इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि मैंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर डिग्री की थी। मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा था जब मैं एग्ज़ाम का फाइनली सोचा कि अब मैं देने लगा हूँ PMS। आपने कितना अरसा तैयारी की थी? अब वैसे तो चूँकि मैं इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी अरसे से था, को 2-1 साल से था मैं इस प्रोसेस के अंदर, लेकिन अगर आप कहते हैं कि गोल ओरिएंटेड तैयारी, कॉन्सेंट्रेट होकर तैयारी, तो वो तकरीबन 1.5 माह के करीब मैं की थी। लेकिन ये कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं जिसे फॉलो किया जा सके, क्योंकि मैंने इमरजेंसी बेसिस पे की थी, एंड आई वाज लकी इनफ कि मेरे सब्जेक्ट्स उस साल काम कर गए और मैंने उस तैयारी को जो था उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका आ गया। मसलन पॉलिटिकल साइंस मुझे लोग कहते रहे ना रखें आप, लेकिन मेरी डिग्री उसके अंदर थी, आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि मुझे ये करनी है, और फिर ये कि मेरे पास और ऑप्शन भी नहीं थी। कोई और सब्जेक्ट रखता
200 मार्क्स का सब्जेक्ट तैयार करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वो फिर पॉलिटिकल साइंस जो थी उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो मैं नाज़रीन से शेयर करूंगा और मुझे अच्छा लगेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी से मेरा ताल्लुक़ रहा, आपका भी ताल्लुक़ रहा। ये चीज़ें जो डिबेट्स में होना या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में होना, ये चीज़ें कितनी हेल्पफुल होती हैं इन एग्ज़ाम्स में? देखें, जो इवेंचुअली एक चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है किसी भी स्टूडेंट को, वो 2 चीज़ें होती हैं। वो चाहे आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए हों या आप डॉक्टर बनना चाहें, आप वकील बनना चाहें, ज़िंदगी की किसी फील्ड के अंदर भी आप हों, वो है लॉजिकल होना, मंतकी होना। आपको दलील देनी आनी चाहिए, और दलील आप तभी देते हैं जब आपका सोचने का प्रोसेस जो है वो कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू चल रहा होता है। अब डिबेट्स जो थी, डिक्लेमेशन ने तो कॉन्फिडेंस दिया एक ख़ास हद तक का, पार्लियामेंट्री ने ये किया कि ख़ास हद तक कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को समझना सिखाया कि हमने चीज़ों को किस तरह से देखना है। इस चीज़ ने एसए में भी मुझे हेल्प आउट किया, जो सबसे मुश्किल एग्ज़ाम होता है पीएमएस के अंदर भी वही सबसे क्रिटिकल चीज़ होती है। और सॉरी, इंटरव्यू के अंदर मुझे अच्छे मार्क्स लेने के अंदर भी उसने काफ़ी हेल्प आउट किया। इंटरव्यू की बात की है, आखिर में मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि इंटरव्यू अभी पीएमएस का इंटरव्यू है अभी कुछ अरसे के बाद, पीएमएस के इंटरव्यू में ख़ासकर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और आप कैसे उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं? देखें, इंटरव्यू चाहे पीएमएस का हो चाहे सीएसएस का हो, इंटरव्यू दोनों के मोर लेस उसके अंदर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सेम होते हैं, एक्सपेक्टेशन भी सेम होती हैं। एक तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक चीज़ से जो मिसगाइड होते हैं वो ये कि पीएमएस के अंदर 200 मार्क्स का इंटरव्यू है, 300 मार्क्स का सीएसएस का इंटरव्यू, तो वेटेज बहुत ज़्यादा है सीएसएस के शायद इंटरव्यू की। आपने चीज़ों को रिलेटिवली देखना है, आपने ये नहीं देखना कि वो 300 का हो गया तो उससे वेटेज बढ़ गई, ये 200 का है तो सबको 200 में से मार्क्स मिलने हैं। तो अब देखना ये है कि आपने जब सबको 200 के मार्क्स मिलने हैं तो जो इसमें सबसे ज़्यादा ले जाएगा वो एलोकेट होने में आगे चला जाएगा। मतलब मेरी अपनी एग्जांपल है, मेरे 735 थे रिटर्न के अंदर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया मेरी एलोकेशन के अंदर या मेरे बहुत से और बैचमेट्स की, वो ये कि उनको इंटरव्यू के अंदर बड़े अच्छे मार्क्स मिले थे। मसलन डॉक्टर सलमान हैं, उनके 175 हैं, मेरे 172 हैं, शिजा रहमान हैं उनके आउट ऑफ 200, शिजा रहमान हैं उनके 176 हैं, कुरतुलैन हैं उनके 178 हैं। सो अगर आप इतना अच्छा इंटरव्यू के अंदर अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो तभी जाके एलोकेशन के अंदर आप इन होते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो एक्सपेक्टेशन की है, एक्सपेक्टेशन में पहली आप किसी एक्सपेक्टेशन के साथ ना जाएं, आप खुले माइंड के साथ जाएं, आप सब चीज़ों को देख के जाएं, करंट अफेयर्स को भी देख के जाएं, जिस सब्जेक्ट में आपने डिग्री की है उसको ज़रूर देख के जाएं, उसमें से ज़रूर सवालात होते हैं, पैनलिस्ट्स उसमें से सवाल पूछते हैं और वो पूछना बनता भी है क्योंकि आपकी डिग्रीज उनके सामने पड़ी होती है। मसलन मुझसे लॉ के रेलेवेंट सवाल हुए, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मुझसे पॉलिटिकल साइंस पे सबसे ज़्यादा सवाल हुए और शायद इतना स्कोर होने की वजह ये थी कि पोल साइंस के मेरे जवाब अच्छे गए। और तीसरा ये कि जो सब्जेक्ट आपने रखे हैं अपने पीएमएस के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, उन पे आपकी कमांड होनी चाहिए और ख़ुसूसन उन पे कमांड इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वहाँ से भी वो आपसे सवाल पूछते हैं आपने क्यों रखे, जैसे पंजाबी पे वो पूछ सकते हैं आपने क्यों रखे, और फिर ये कि उसमें से कोई भी बारीक सवाल वो निकाल सकते हैं, कोई टेक्निकल सवाल निकाल सकते हैं, और आखिरी चीज़ उसके अंदर है करंट अफेयर्स, उससे भी आपका वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप, खासकर हमारे डॉक्टर्स जो लोग देते हैं ये एग्ज़ाम, कि आप अपना वो प्रोफेशन छोड़कर इस तरफ क्यों आए? जी, इसका क्या जवाब आपसे पूछा गया ये सवाल नहीं कि लॉ छोड़ के आखिर आप इस तरफ क्यों आए? मुझसे ये सवाल तो नहीं पूछा गया। बहरहाल जो मेरे एक बैचमेट हैं डॉक्टर सलमान, जहाँ तक मुझे गुमान है, जो उन्होंने मुझे एक दफ़ा शेयर भी किया अपना एक्सपीरियंस, उनसे शायद ये पूछा गया क्योंकि वो तो अपना FCPS कर रहे थे अमेरिका से। अच्छा। तो स्टेप 2 में थे आई गेस, तो वो छोड़ के यहाँ पे वापस आए, तो उनसे उन्होंने काफ़ी सवाल किए कि आप वो छोड़ के क्यों आए। अब मेरा ये ख्याल है कि इसमें आप सॉरी इसमें आपको नेचुरल रहना चाहिए, वो जवाब जो आपका दिल कहता है वही देना चाहिए, क्योंकि आप अगर कोई क्लेवर बनने की कोशिश करेंगे, कोई शुरूट बनने की कोशिश करेंगे, कोई प्रिपेयर्ड क्वेश्चन या आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है वो 20 लोग आपसे पहले वही जवाब दे चुके हों। और जाहिर है जो लोग ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, पता भी होता है कि ये जवाब लाइफ एक्सपीरियंसेस के जो क्वेश्चन हैं उनमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, आपको कंपोज्ड होना चाहिए लेकिन उनमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। उसको क्या वो माइंड नहीं करते? नहीं, माइंड वाले हैं
या ये आपकी चीज़ नेगेटिव में तो नहीं जाती? मेरा ये ख्याल है कि अब ये तो खैर इंटरव्यूअर बेहतर बता सकता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो चीज़ जो कि आर्टिफिशियल हो वो ज़्यादा बुरी दिखती है। उसमें ये होता है कि वो समझते ही हैं कि ये बंदा अब ज़्यादा प्रिपेयर्ड तरीके से आया है, ये चीज़ों को और डायरेक्शन से लेता है, ये कोई आम बंदा, ये मुख्तलिफ नहीं है दूसरों से। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात अलमास सभी ने आखिर में की कि आप ओरिजिनल रहें, ख़ासकर इंटरव्यू में। जो लोग आप इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं पीएमएस के एग्ज़ाम में, उनके लिए ये टिप है कि आर्टिफिशियल होने की बजाय, प्रिपेयर्ड होने की बजाय जो आपके माइंड में जवाब है वो दें। CSS सीरीज़ प्रोग्राम से अपने मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। उर्दू पॉइंट पे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।